नमस्कार। मैं नीरज जैन, लोकायत का संयोजक, पूना से। जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, उसका जो आर्थिक दर्शन है, उसकी जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है, उसको न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवाद कहते हैं। यह एक बहुत एक्सट्रीम एंटी पीपल फिलॉसफी है, जिसके दो तत्व हैं। पहला ये कि अमीरों पर टैक्सेस घटाओ, और उसके लिए उन्होंने एक आर्थिक सिद्धांत रचा है जिसको कहते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, जो कहता है कि यदि अमीरों को छूट देगी सरकार, तो अमीरों को प्रोत्साहन मिलेगा और खर्चा करने के। तो इस प्रकार सरकार जो अमीरों को छूट देती है, उसको प्रोत्साहन कहा जाता है। और इस फिलॉसफी का दूसरा एलिमेंट ये है कि गरीबों पर सरकार खर्चे कर घटाए। और गरीबों पर खर्चे क्यों घटाए? क्योंकि उसके पीछे फिलॉसफी ये है कि यदि गरीबों पर खर्चे बढ़ेंगे, यदि सरकार गरीबों को अनुदान देगी, तो उनको उनके बारे में कहा जाता है कि वो पैरासिटिक हो जाएंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे। और इसको जस्टिफाई करने के लिए एक आर्थिक सिद्धांत दिया गया है कि सरकार को अपना वित्तीय घाटा, यानी अपना बजट घाटा कम रखना चाहिए। और यदि बजट घाटा कम करना है, तो सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए, और खर्चे कम करने के नाम पर गरीबों पर खर्चा कम करना चाहिए। तो यानी एक सिर्फ अकाउंटिंग ट्रिक है। अमीरों को सब्सिडी, उसको प्रोत्साहन कहा जाता है और वो जरूरी है। और गरीबों को सब्सिडी, उसको फिजूल खर्ची कहा जाता है और उसमें कटौती करनी चाहिए। तो ये नवोदारवाद का घातक सिद्धांत है, और यही सिद्धांत इस देश में बहुत जोर शोर से लागू किया जा रहा है। कुछ उदाहरण दें आपको। स्लाइड। पिछले मोदी सरकार ने अपने पहले 5 सालों में, फर्स्ट टर्म में, लगभग अमीरों को, बड़ी कंपनियों को जो कुल लोन माफी दी है, उसकी रकम है 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तो वो कर्ज माफी है जो सरकार ने संसद में स्वीकारी है। लेकिन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोन माफी है। उसके अलावा अमीरों के और भी कई तरीकों से लोन माफ किए जाते हैं। जैसे सरकार बैंक्स जो हैं, उनके जो कर्जे हैं, उनकी उनकी उनको रीस्ट्रक्चर कर देती है, उसको पुनर्रचना बोलते हैं। तो कर्जों की पुनर्रचना के नाम पर वो भी एक प्रकार की लोन माफी है, क्योंकि वो कर्जा कभी वापस नहीं आता। तो यदि उसको भी जोड़ दिया जाए, और फिर अभी ये सारे लोन माफी के बावजूद अभी आंकड़े ये आए हैं कि लगभग 8 लाख करोड़ के एनपीएस हैं, और रिजर्व बैंक ने बैंक्स को बोला है कि इसको भी फटाफट निपटाओ। तो यदि ये सारा जोड़ लिया जाए, तो हमारा अंदाज है कि पहले 5 सालों में मोदी सरकार ने या तो 15 लाख करोड़ रुपए की लोन माफी दी है या देने जा रही है। फिर उसके अलावा, नेक्स्ट स्लाइड, मोदी सरकार ने अमीरों को टैक्स माफी दी है। जी हाँ, मोदी सरकार अमीरों को टैक्स माफी भी देती है। आपको नहीं मिलेगी, सामान्य आदमी को नहीं मिलेगी, ये बड़ी कंपनियों को मिलेगी। इसके आंकड़े पहले सरकार घोषित करती थी, तो अपने पहले 2 सालों में मोदी सरकार ने आंकड़े घोषित किए। उसके बाद उनको शर्म आने लगी, तो उन्होंने उन आंकड़ों में हेराफेरी शुरू कर दी ताकि वो कम दिखे, और अब उन्होंने वो आंकड़े देने लगभग बंद कर दिए हैं। तो यदि पहले 2 सालों में सरकार ने कर्ज माफी कितनी, सॉरी, टैक्स माफी कितनी दी, उसको आगे के सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वो 6 सालों का आंकड़ा आता है लगभग 33 लाख करोड़ रुपए, 33 लाख करोड़ रुपीस। फिर उसके अलावा, नेक्स्ट स्लाइड, सरकार अमीरों को और भी कई तरीके से उनकी जेबों में पैसे डालती है। जैसे उदाहरण के लिए, देश की सारी खनिज संपदा बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों की को दी जा रही है,
कि आप उसको निकालिए, बेचिए और नफा अपनी जेब में रखिए, सिर्फ थोड़ी सी रॉयल्टी भारत सरकार को दे दीजिए। तो इसमें लाखों करोड़ रुपए की देश की संपत्ति इन प्राइवेट कंपनियों की जेब में डाली जा रही है। हमारे पास पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं जो वो सारे खनिज पदार्थ निकालकर खुद मार्केट कर सकते थे, सारा पैसा फिर उनको यानी भारत सरकार को मिलता, उसके बदले प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर कर दिया। फिर आजादी के बाद से जो सारा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया गया है, जिसमें कि लाखों करोड़ रुपए की जनता की संपत्ति जिसमें मौजूद है, वो सब सरकार मिट्टी के मोल प्राइवेट कर रही है। फिर उसके अलावा जो ये सारे जैसे उदाहरण के लिए हाईवेज बन रहे हैं, अब ये सारे हाईवेज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पे बन रहे हैं, पीपीपी उसको कहते हैं। तो कहने को वो पार्टनरशिप है सरकार और प्राइवेट कंपनी की, लेकिन असल में उसका मामला ये है कि सरकार पैसे लगाती है लेकिन सारा नफा प्राइवेट कंपनी की जेब में जाता है। तो ये जो तमाम प्रकार के तरीके हैं, इन सब से भारत सरकार अमीरों को हर साल लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रांसफर कर रही है। एक हाल का एक उदाहरण ले, अपने पहले 5 सालों में मोदी सरकार ने घोषणा की है, ये आंकड़े एकदम उपलब्ध हैं पब्लिकली, कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लगभग के इतने शेयर्स बेचे हैं कि सरकार की उनसे आमदनी हुई है 2.8 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये कंपनियां लगभग मुफ्त के दाम पे बेची जा रही हैं, तो यदि सरकार को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि देश की लगभग इससे 5 से 10 गुना संपत्ति प्राइवेट कंपनियों की जेब में चली गई है। यानी देश को लगभग 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये असल में आमदनी नहीं है 3.25 लाख करोड़ रुपए, ये 10 से कम 10 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए भी हो सकता है, उतना नुकसान है। आपको एक उदाहरण दे, अभी मोदी सरकार ने घोषणा की है कि वो बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने जा रही है, भारत पेट्रोलियम को, और सरकार ने कहा है कि भाई उससे हमारी लगभग 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी। बीपीसीएल की कुल संपत्ति बीपीसीएल ऑफिसर्स एसोसिएशन के हिसाब से लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए की, उसको बेचकर सरकार को 70,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए इस आंकड़े में थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, क्योंकि सरकार उसमें अपना सरकार के पास 53% शेयर्स रह गए हैं, जो मेजॉरिटी शेयर सरकार का है, बाकी सरकार पहले ही बेच चुकी है। तो यदि 53% भी मान लिया जाए कि सरकार, तो भी होता है 4 लाख करोड़ रुपए। तो 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार सिर्फ 70,000 करोड़ में बेचने जा रही है, वो भी बीपीएससी जैसी कंपनी। तो इस तरह की इस देश में लूट मची हुई है। तो ऐसी सरकार जो खुलेआम अमीरों के लिए चल रही हो, जो खुलेआम बड़ी कंपनियों के लिए चल रही हो, जो देश की संपत्ति लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति हर साल अमीरों की तिजोरियों में डाल रही है, उस सरकार से अपेक्षा करना कि वो अमीरों पर संपत्ति कर लगाएगी, अमीरों पर वारसा कर लगाएगी, थोड़ा जाती होता है। एक आपको और आंकड़ा बताएं कि सरकार ने ये जो अमीरों को ट्रांसफर्स किए हैं, ये जो हर साल ट्रांसफर किए जाते हैं, यही कारण है कि सरकार की टैक्स आमदनी बहुत कम है। भारत सरकार का टैक्स टू जीडीपी रेशो सिर्फ 17% है, यानी जीडीपी की तुलना में सरकार जितनी टैक्स आमदनी इकट्ठा करती है वो इकोनॉमी का सिर्फ 17% है, जबकि विकसित देशों के लिए ये आंकड़ा उससे दुगना है, 34%। तो अमीरों पर सरकार टैक्स ही बहुत कम लगाती है, ऊपर से इतना उनकी जेब में ट्रांसफर कर देती है। चलिए, तो एक तरफ जब सरकार की टैक्स आमदनी इतनी कम है,
गैर टैक्स आमदनी भी कम है, क्योंकि जैसे हमने बात की अमीरियों को भरपूर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो फिर सरकार कहती है कि भाई आमदनी कम है तो हम खर्च कहां से करें, और इसीलिए सरकार गरीबों पर जो खर्च करती है उसमें कटौती करती चली जा रही है। और मोदी सरकार ने अपने 6 सालों में 7 बजट अभी तक आए हैं, इन 7 बजट्स में सबसे जरूरी क्षेत्रों पर भी कटौती की है। स्वास्थ्य पे तो हम बात कर ही चुके हैं कि मोदी सरकार ने बहुत कम खर्चे किए हैं। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के 7 बजट्स में जो शिक्षा के लिए एलोकेशन है, स्कूली शिक्षा के लिए, उसमें केंद्र सरकार ने 32% की कटौती की। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ। यानी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि इस देश की स्कूली शिक्षा का हाल इतना बुरा है कि लगभग आधे बच्चे वो इन एक्चुअलिटी, असलियत में, असल में निरक्षर है, बहुत कम लिखना पढ़ना जानते हैं। इतनी खराब शिक्षा की स्थिति है। जरूरत है कि शिक्षा का बजट डबल ट्रिपल किया जाए, ये उसको कम करते चले जा रहे हैं। उसी तरह से अनाज की सब्सिडी, एक ऐसे देश में जिसमें कि दुनिया के सबसे ज्यादा भूख से पीड़ित लोग रहते हैं, उस देश में सरकार ने राशन व्यवस्था पर जो सरकार सब्सिडी देती है, फूड सब्सिडी उसको बोलते हैं, उसको भी अपने 7 बजट्स में लगभग आधा कर दिया है। 2014 में जो सरकार का फूड सब्सिडी बिल था बजट की तुलना में, वो लगभग 7% था, वो अब 3.8% पर आ गया है। तो एक ऐसे देश में जहां पर की सरकार इतनी बेरहम है कि लोगों को भूखा रखकर अनाज एक्सपोर्ट किया जाता है। हाँ, ये सच्चाई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। एक ऐसा देश जिसमें कि दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे लोग रहते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। एक ऐसा देश जिसमें कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च करने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद कि इस देश में दुनिया के सबसे बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसी बीमारियों की से मरने वालों की संख्या, ऐसे लोग, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज हो सकता है, उससे इस देश में लोग मर रहे हैं, और वो भी लाखों की संख्या में। उन सारी जानों को बचाया जा सकता है यदि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चे बढ़ाए, लेकिन सरकार वो करने को तैयार नहीं। तो एक ऐसे देश में जहां पर कि इतनी बेरहम सरकार केंद्र में शासन कर रही हो, उस देश की केंद्र सरकार से ये अपेक्षा करना कि वो एक वास्तविक कोरोना राहत पैकेज लेकर आएगी ताकि इस देश में इस संकट से व्यवस्थित लड़ा जा सके, वो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। वो बेकार की अपेक्षा करना है। इतना ही नहीं, हमारे देश में जो मोदी सरकार है, उसने इस महामारी का फायदा उठाकर अमीरों की लूट और बढ़िया तरीके से हो सके उसके कदम उठा दिए। उदाहरण के लिए भाजपा केंद्रित कई राज्य सरकारों ने, भाजपा शासित कई राज्य सरकारों ने काम के घंटे 8 से 12 कर दिए। उसके अलावा श्रम कानूनों को ढीला किया जा रहा है। यानी इस संकट के समय का फायदा उठाकर, क्योंकि लोग इस समय आंदोलन नहीं कर सकते, सड़क पे आकर मोर्चे नहीं निकाल सकते, तो फायदा उठाकर श्रम कानूनों को समाप्त कर दो। पर्यावरण संबंधी कानून ढीले किए जा रहे हैं ताकि कंपनियां जो चाहे उत्पादन कर सकें, पर्यावरण को कितना भी तबाह कर दे, उनका नफा बनाए रखा जाए, वो अपना नफा बनाए। फिर इसके अलावा केंद्र सरकार ने डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर, जनवादी अधिकारों पर एक भयंकर हमला बोला हुआ है। वो सारे एक्टिविस्ट जो कुछ समय पहले एनआरसी सीए के खिलाफ
ऐतिहासिक आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलन असल में इस देश के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए था। गरीबों और माइनॉरिटीज के जो बुनियादी संवैधानिक अधिकार हैं, उस पर एक केंद्र सरकार हमला करने की साजिश कर रही थी। उसके खिलाफ इस देश में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथों में था। और इतना बड़ा आंदोलन, इतना व्यापक, इतने बुनियादी मुद्दे पर आजादी के बाद पहली बार हुआ है। उस समय सरकार की हिम्मत नहीं हुई एक्टिविस्ट पे कार्रवाई करने की। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, आंदोलन को रोका गया। उसका फायदा उठाकर सरकार ने सैकड़ों एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। भला केंद्र सरकार का फांसीवादी चरित्र एक्सपोज करने का इससे ज्यादा अच्छा क्या उदाहरण है। फिर इतना ही नहीं, कोरोना महामारी का फायदा उठाकर राहत पैकेज के नाम पे, वो जो सीतारमन ने 5 दिन मई में लंबा चौड़ा राहत पैकेज घोषित किया, उसमें उन्होंने जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए, जो नीतियों की घोषणाएं की, वो असल में भयंकर है। सरकार पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर, सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र, यहां तक कि डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, सबको प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। कोई देश अपना डिफेंस सेक्टर प्राइवेटाइज करता है? लेकिन ये करने को तैयार है। फिर उसके अलावा अभी उन्होंने खेती से संबंधित 3 ऑर्डिनेंस पास किए हैं। वो तीनों ऑर्डिनेंसेस किसान विरोधी हैं। खेती का उसके चलते कॉर्पोरेटीकरण होगा और हमारी पूरी कृषि व्यवस्था बड़ी कंपनियों और व्यापारियों के नियंत्रण में आ जाएगी और हमारे देश की अन्न सुरक्षित, फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। तो इस तरह की ये सरकार है, केंद्र सरकार, जो कि न सिर्फ जन विरोधी है, बल्कि असल में सही अर्थों में एंटी नेशनल है, देश के हितों के खिलाफ काम कर रही है और इस महामारी का फायदा उठाकर अपना खतरनाक एजेंडा तेजी से आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों, अंत में हम न सिर्फ एक कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं, हम न सिर्फ एक महामारी से लड़ रहे हैं, हम एक ऐसी सरकार के तहत जी रहे हैं जो कि आजादी के बाद की आज तक की सबसे ज्यादा जन विरोधी और सही अर्थों में देश विरोधी सरकार है, जो कि इस महामारी का फायदा उठाकर अपने खतरनाक एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे कठिन समय में हम देश की सारी विपक्षी पार्टियां, जो कि हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को अपहोल्ड करती हैं, इन सारी विपक्षी पार्टियों का आह्वान करते हैं कि उन सबको साथ आना चाहिए और भाजपा की देश विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को एकजुट करना चाहिए और इस सरकार को हराने की पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। हम इस सरकार को, जो कि इतनी भयंकर कदम उठा रही है, उसको सारी पार्टियां तभी हरा सकती हैं जब वो इकट्ठा हो और अपनी ताकत एकजुट करें। तो हम अपेक्षा करते हैं कि इसके बारे में सारे विपक्षी नेता गंभीरतापूर्वक सोचेंगे।